हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि एप्लीकेंट्स करते हैं जब वो अपनी फुल ब्राइट की जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करवाते हैं। और मैं चूँकि एक फुल ब्राइट स्कॉलर हूँ, मैंने अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रिपेयर की उसको, लेकिन एक टाइम लेके प्रोएक्टिव तरीके से 1 साल के लिए उनका रिव्यूअर भी रहा एप्लीकेशंस के लिए। तो आई कैन सी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स थ्रू माय यूट्यूब चैनल वीडियोस, मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता भी रहता हूँ कि दे कैन सेंड मी देयर एसेस लेटर्स, तो मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है या जैसे मुझे टाइम मिले, अभी तो रिसेंटली मेरी मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन मैं उनको रिव्यू करके देता रहता हूँ। लेकिन उसमें जो कॉमन मिस्टेक्स मुझे मिलती हैं या मैं देखता हूँ, तो उसके ऊपर आज जो है वो हम बात करेंगे। सबसे कॉमन मिस्टेक जो है वो जो मैंने उसमें नोट की है वो है कि जो स्टूडेंट्स या एप्लीकेंट्स जो हैं वो अपने एसेस लिखते हैं वो बहुत ज़्यादा जेनेरिक होते हैं। उनमें कोई उनकी पर्सनल इंसाइट्स नहीं होती। बस वही जिस तरह मक्खी पे मक्खी मारी है, इधर उधर से 2-3 एसेस पकड़े, कॉपी पेस्ट कर लिए, कुछ जर्नल स्टोरीज लिख ली। तो ये बुरी बात है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। फुल ब्राइट एक बहुत ही कंपेटिटिव अवार्ड है, प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और ऐसी अपनी पर्सनल इनसाइट्स, अपनी पर्सनल स्टोरीज जो है ना, जिन्होंने आपको मोटिवेट किया है कि आप एक ऐसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ें और इस अवार्ड को विन करें और एक अच्छी तालीम हासिल करें, तो आपको ऐसी स्टोरीज जो है ना, अपनी पर्सनल इनसाइट्स वो लिखनी चाहिए। स्टूडेंट्स जो है मोस्टली सारा अपना फोकस वो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट पे करते हैं। वो समझते हैं कि शायद जितनी अच्छी CGPA होगी, जितना अच्छा एकेडमिक कैरियर होगा, उतना ही जो है वो हमें ये अवार्ड मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये रॉन्ग है। सो यू आर बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम। फुल ब्राइट चूँकि एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो बेसिकली आपको देखता है कि आप में कितनी एबिलिटी है कि यू कैन हैव अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अमेरिकन इन्वायरमेंट। आप बेसिकली वहाँ अमेरिका जाके अपने कल्चर जो है उसको कितना एक्सचेंज कर सकते हैं विद द अमेरिकन। तो आपको ये चीज़ जो है मद्देनज़र रखनी चाहिए कि जब आप अपने ऐसे लिखें तो उसमें ये चीज़ लाजमन ऐड करें कि व्हाट यू विल बी टेकिंग देयर। और आप लोगों के साथ अपना जो कनेक्शन है अमेरिकन पीपल के साथ, पाकिस्तानी जो कनेक्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं या करेंगे। तो ये एक चीज़ है, स्टूडेंट्स जो हैं इसको मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं और भैया इसको वैसे ही हो। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मैंने नोट किया है एक जनरली, वो ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि फुल ब्राइट स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन के लिए एक जो सॉलिड जो चीज़ है वो है GRE, उसकी जो रिक्वायरमेंट है। अब GRE एक ग्रेजुएट स्टैंडर्ड एक एग्ज़ाम है जो अमेरिका में स्टूडेंट्स जब वो ग्रेजुएट स्टडीज़ के लिए जाते हैं तो उसमें वो उस क्लास को अवेल करने के लिए या उसमें एडमिशन के लिए जो है वो अटेम्प्ट करते हैं। अब ये टाइम कंज्यूमिंग टेस्ट है। टाइम कंज्यूमिंग इस लिहाज से कि इसकी प्रिपरेशन के लिए जो है वो काफ़ी टाइम चाहिए होता है। स्टूडेंट इस चीज़ को जो है वो मद्देनज़र नहीं रखते और वो समझते हैं कि शायद इट्स लाइक वन नाइट स्टडी थिंग, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने 2014 में फुल ब्राइट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मैंने GRE की तैयारी जो है वो अर्ली 2012 में स्टार्ट कर दी थी। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रोएक्टिव आपको एटलीस्ट होना पड़ता है। तो जल्द अज जल्द उसके लिए आप अपनी जो है वो डेट्स लें और उसकी तैयारी जो है ना वो प्रोएक्टिवली एक अच्छे सब्सटेंशियल टाइम को सामने रखते हुए उसमें करें। ख़ासतौर पे फुल ब्राइट पे अगर आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 1 साल का टाइम लाइन जो है उसको मद्देनज़र रखें, क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, एक बड़ा ही वर्दी स्कॉलरशिप है। तो आप अगर ग्रेजुएट हो रहे हैं 2025 में या 2026 में, तो 2025 में आपको इसकी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करनी चाहिए और सबसे पहले आपको GRE मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि जब एप्लीकेशन क्लोजिंग टाइम होता है तो उस वक्त और भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, जिस तरह कि आपने अपने एसेस के ऊपर काम करना है, पर्सनल स्टेटमेंट है, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, फिर रिकमेंडेशन लेटर हैं, वो भी आपको खुद ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में या हमारे जो डेवलपिंग या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रोफेसर जो है वो नहीं लिख के देते, उनके ऊपर जो उनके पास जो है इतना टाइम ही नहीं होता। तो आपको खुद ही ये हिम्मत भी करनी पड़ती है और आपको खुद ही उनको लिख के देने पड़ते हैं। ऑल्दो कि अभी वो ऑनलाइन सबमिशन की फैसिलिटी है, लेकिन उसमें भी स्टूडेंट्स को स्टिल एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। तो GRE एक ऑब्स्टिकल है, ये एक चैलेंज है फुल ब्राइट एप्लीकेंट्स के लिए। तो इस चैलेंज को मीट करने के लिए आपको चाहिए कि आप जल्द अज जल्द जो है वो इसके ऊपर काम करें। अब उसके अलावा
जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट्स अमेरिका में स्टडी तो करना चाहते हैं, लेकिन वो किसी को रिसर्च नहीं करते अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को, अमेरिकन कल्चर को। अब आप एक फील्ड ऑफ स्टडी में हैं और उसकी स्पेशलाइजेशन हासिल करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम पता होना चाहिए कि अमेरिका में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनमें वो काम हो रहा है वो कौन सी हैं, जो प्रोफेसर्स कर रहे हैं या जो के रिसर्च ग्रुप्स वो काम कर रहे हैं वो कौन से हैं। तो जब ये चीज़ें आप हाईलाइट करेंगे अपने एसेस में, अपनी एप्लीकेशन में, तो इससे आपका इंप्रेशन जो है वो अच्छा जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो फुल ब्राइट के लिए है या किसी और स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की कि हम जिस फील्ड से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं उसके मुतालिक जो है वो अच्छा काम जो है वो कहाँ पे हो रहा है। तीसरा, फिर आप जब अपने एसेस लिखते हैं, लेट्स सपोज कि आपने पर्सनल स्टेटमेंट है या आपके स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है, तो आपको एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, खासतौर पे स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में, कि आप जो काम करना चाह रहे हैं वो अचीवेबल भी है या नहीं, और उसके ऊपर क्या काम ऑलरेडी हो चुका है, और थोड़ी सी उसमें पर्सनल इंसाइट, पर्सनल स्टोरी टच आपको ऐड करना चाहिए कि व्हाई एंड हाउ एंड व्हाट इन्फ्लुएंस यू एक्चुअली टू गो टू दैट राउट। ये एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। और उसके अलावा आपके जो एसेस हैं, मिसाल के तौर पर पर्सनल स्टेटमेंट है, स्टडी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स है और रिकमेंडेशन लेटर खास तौर पे, इस पे आपको डिले नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स जो है पाकिस्तान में वैसे ही स्टूडेंट को स्कॉलरशिप्स का उस वक्त पता चलता है या तो नेक्स्ट डे उसकी डेडलाइन होती है या नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ। फुल ब्राइट चूँकि एक टाइम कंज्यूमिंग एप्लीकेशन है उसकी, तो आपको चाहिए कि आप अपने रिकमेंडेशन लेटर बिफोर हैंड जो है आपको रेडी होना चाहिए। सिमिलरली आपके एसेस जो है। बाकी इसके अलावा आपकी जो रिसर्च है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ की, रिसर्च ग्रुप्स की, वो अच्छी होनी चाहिए। तो क्योंकि जब ये चीज़ें आप बना के अपने एसेस में लिखेंगे तो एक उसका इंप्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। फिर फुल ब्राइट जस्ट मैंने अभी जिस तरह पहले बताया कि वो एकेडमिक जो आपके क्वालिफिकेशंस हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा नहीं करता, या सिर्फ उसी के ऊपर फोकस नहीं करता, वो आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो कम्युनिटी सर्विस है, या आप जो डाइवर्सिटी या आप जो स्किल सेट लेके आएंगे अमेरिका में, उसके ऊपर भी वो फोकस करता है। और फिर उसके बाद आपकी जो बॉन्डिंग है अपने कंट्री के साथ, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरी पाकिस्तान के साथ क्या बॉन्डिंग है, अगर मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ तो मैंने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, या मैं मतलब क्या करने का इरादा रखता हूँ, क्या मैं उस मुल्क को सर्व भी करना चाहता हूँ या नहीं। अब हमारे ग्रेजुएट्स को उतना वो ज़्यादा अच्छा या इस तरह सर्व करने का मौका ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन जहाँ जहाँ पे पाकिस्तानी फुल ब्राइटर्स हैं पाकिस्तान में, दे आर डूइंग गुड वर्क। मैं पाकिस्तान में 2 साल के लिए रहा, उस वक्त कोविड भी था, बट आई स्टिल लाइक ट्राई टू हेल्प स्टूडेंट्स के मैं उनको कैसे उनको गाइड कर सकता हूँ, उनकी काउंसलिंग कर सकता हूँ। स्टिल अभी भी जिस तरह मैं ये वीडियोस बना के आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ, अक्सर आई रोज़ जो है वो मुझे एप्लीकेशंस नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड वाइड से जो फुल ब्राइट कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने एसेस मुझे भेजते हैं, तो जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं गाए बगाए वॉलंटरीली उनको रिव्यू करता हूँ। तो इस तरह की सर्विस आपके ज़हन में होनी चाहिए कि आप पाकिस्तान में आके अपने फील्ड के लिए या ओवरऑल फॉर दी ह्यूमैनिटी और अपनी पब्लिक के लिए आप क्या करना चाहते हैं। तो ये चीज़ें जब आप अपनी एप्लीकेशन में, अपने एसेस में, और जो जितना भी टेक्स्ट है एप्लीकेशन का उसमें जब आप ये लिखेंगे तो उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और एक अच्छा मतलब उसका एज आपको मिलेगा। ये थी कॉमन मिस्टेक्स और जो मैंने मतलब कि देखी हैं एप्लीकेंट्स में। कोशिश करें इनको अवॉइड करें। और आज तो वैसे भी चैट जीपीटी का दौर है, अगर आपको आइडियाज़ समझ नहीं आ रहे या किसी और चीज़ की समझ नहीं आ रही तो ये सारी चीज़ें ओवरकम हो सकती हैं। आप चैट जीपीटी से आइडियाज़ अपने शेयर कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं। आप उससे लिखवाएं नहीं, लिखें खुद ही, लेकिन आप उससे खुद रिव्यू भी करवा सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो मतलब कि उसका कोहेजन, उसका फ्लो, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ग्रामर क्या है कि वो ठीक है। पहले स्टूडेंट्स को, बल्कि हमें खुद भी आज तक वो स्ट्रगल करना पड़ता था उस चीज़ से, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी अगर हम कुछ लिख रहे हैं। लेकिन आज तो चैट जीपीटी का दौर है और आपके पास वो फैसिलिटी है, तो इसको यूटिलाइज़ करें। उसे लिखवाएं नहीं, क्योंकि वो फिर प्लेजरिज्म और वो सारा उसमें आ जाएगा। और फुल ब्राइट की जो एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है प्लेजरिज्म के बारे में कि दे हेट इट। आई मीन टू से कि वो उनको अगर किसी भी पॉइंट पे पता चल जाए इस चीज़ का कि जो एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने अपने एसेस या अपनी एप्लीकेशन में प्लेजराइज किया है कंटेंट को, तो दे कैन कैंसिल योर एप्लीकेशन एंड स्टेटस एनी टाइम, इवन ड्यूरिंग द प्रोग्राम। दे वॉन्ट केयर इफ़ यू आर इन द यूएस। सो उसको अवॉइड करें। ये तो थे कुछ मेरे 2 सेंट्स इस बारे में कि स्टूडेंट्स कॉमनली कौन सी मिस्टेक्स करते हैं और उनको कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इफ़ आई फॉरगेट एनीथिंग और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, जस्ट सेंड मी एन ईमेल और कमेंट ऑन माय वीडियो। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दोस।
Stay tuned and see you next time.